लेकर मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 17 रजब है, यकम मार्च और पीर की शाम। आप ये प्रोग्राम हस्ब मामूल अहल बैत टीवी और i14 न्यूज से बराह रास्त देख रहे हैं। आज शाम तक हमारा सेगमेंट है वीकेंड के बाद हालात हाज़िरा पर मबनी जो इश्यूज हैं, जो खबरें हैं, उस पर बातें होंगी, आपकी सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे। और मेरे साथ साथी मेजबान है आगा सैयद अली मूसी, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे मैनचेस्टर से वीडियो लिंक पर। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। परवरदिगार की बारगाह में तवक्कुल भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में हमारे नाज़रीन जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाफिस से। इंशाल्लाह इलाही आमीन। तो नाज़रीन, यकीनन कोरोना वायरस के हवाले से जो अपडेट्स होती हैं, यहाँ यूके में जो नाज़रीन हैं, वैक्सीनेशन का भी आगाज हो चुका और कुछ हालात कदरे बेहतर हुए हैं। गो के आज भी जो आदाद शुमार बता रहे हैं 104 कीमती जाने गई हैं, लेकिन जो तादाद सैकड़ों में थी, बल्कि 1,500 के करीब अमवात एक दिन में नोट की गई हैं, 2,000 के करीब। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन हम ताज़ियत करते हैं, हम अफसोस करते हैं उन लोगों से जिनके घर से आज भी 104 जनाजे उठे होंगे। तो यकीनन एक एक जान कीमती है, एक एक बंदा कीमती है। इसीलिए बार बार गुजारिश हम कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। जो भी हिफाजती इकदाम हुकूमत बरतानिया की तरफ से या कहीं भी किसी भी जगह पर आप रह रहे हैं, तो कोई भी हिफाजती इकदाम के लिए कहा जा रहा है तो माहिरीन की राय को जरूर सुनिए। अब जो हॉट इश्यूज हैं, जो अहम खबरें हैं इंटरनेशनल, हमारे मूसी भाई आपसे बात करेंगे। और कुछ नेशनल खबरें, और खास तौर पे जो परसों पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं, आज एक राय भी आई, कुछ कह रहे राय आई है, फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये अपनी अपनी तशरीहें हैं, इस पर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन इंटरनेशनली क्या हो रहा है जानते हैं आगा सैयद अली मूसवी साहब से। बहुत शुक्रिया और मुज़र भाई। और इस वक्त जो है उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है, उसमें से जो चुनिंदा चुनिंदा खबरें हैं, उनको जो है वो आपके लिए पेश किया जा रहा है। जारे सऊदी अरब और उसकी जोग्राफियाई गहराई में कामयाबी के साथ जो है उसको निशाना बनाया, ये कहना है जनरल नाहिया अल सरी का यमन से। और बिन सलमान को बिला ताखीर जो है वो सजा दी जाए, मकतूल सहाफ़ी जमाल खाशोगी की मंगेतर का मुतालबा है। और सऊदी वली अहद के हाथ खून से रंगीन है, ये कहना है अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का। अभी थोड़ी देर में इसकी तमाम थोड़ी-थोड़ी जो है वो डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश की जाएँगी। इराक से दाइश के खात्मे के लिए हशद शाबी और इराकी अफ़वाज ने एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो इराक के पूरे तूल अर्ज़ में शुरू कर दिया है। अशद शाबी ने अमेरिका को सख्त खबरदार किया है। जो अबू कमाल और इराक और ईरान की सरहद के करीब अमेरिकी हमले हुए थे, इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिवाय एक शख्स की शहादत की खबर वहां से मौसूल हुई और 3-4 लोग जख्मी थे। इसके अलावा कोई बड़ा नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, मगर इसके ऊपर भी जो है वो अमेरिकी आदाफ को निशाना बनाने का वो अपना पूरा हक इस्तेमाल करने की बात करते हैं। और हुकूमत इराक से मुतालबा भी करना है कि वो इसके ऊपर नोटिस ले। अगर वो नोटिस नहीं लेगी तो हशद शाबी अपने तौर से अमेरिकी आदाफ को निशाना बनाएगी। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की माल बर्दार ट्रेन 9 साल के वक्फे के बाद दोबारा जो है वो बहाल कर दी गई है। इसकी थोड़ी सी डिटेल न्यूज में जाएंगे। जारे सऊदी अरब को उसकी जोग्राफियाई में कामयाबी के साथ निशाना बनाया, जनरल याहिया अस्सरी। यमनी मुसल्लह अफवाज तर्जुमान जनरल याहिया अस्सरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि यमनी मुसल्लह अफवाज अवामी मज़ाहमती फोर्सेस ने जारे मुल्क सऊदी अरब को मुल्क में तैयार करदा 15 ड्रोन्स और एक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए से कामयाबी के साथ निशाना बनाया है। हालांकि सऊदी स्टेट मीडिया जो है वो बार बार यही कह रहा है कि उसने जो यमन की तरफ से ड्रोन्स आए थे और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आए थे उनको हवा में ही, फिजा में ही जो है उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। मगर सोशल मीडिया के जरिए से जो है वो खबरें मौसूल हुई कि रियाज के अंदर जबरदस्त ग्राउंड के ऊपर जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई, जिससे ये तखमीना लगाया जा सकता है कि यमनी जो रजाकार फोर्स अंसारुल्लाह है, उसने जो हमला किया है वो कामयाबी के साथ उसने अचीव किया है। और सऊदी स्टेट मीडिया जो कि कंट्रोल मीडिया है, वो वही खबरें दे रहा है जो कि सरकारी तौर से उनके जो है वो हक में जाती हैं। तो यमन की लड़ाई किसी के सामने जो है वो छुपी हुई नहीं है। एक कई सालों के ऊपर मुहित इसका जो है वो एक एक मार्का है, जिसमें पूरी दुनिया भर से अफवाज, किराए के लोग, जो है जहाज, जदीद तरीन नॉमिनेशन,
सब कुछ सऊदी अरब ने जो है वो इकट्ठा करके और बदतरीन जो है वो एक जारियत का निशाना बनाया, मगर 1 इंच भी ज़मीन जो है वो उनसे वापस नहीं ले सका, उस पे कब्ज़ा नहीं कर सका। अपना कोई भी हदफ इस वक़्त तक गो के पूरे यमन को खंडर कर दिया, उसके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके डिपोज़ को, उसके हॉस्पिटल्स को, उनके स्कूलों को, उनके शादी हॉलों को, उनकी तमाम तर जो कि जंग में जिन चीज़ों के ऊपर हमला करने से ममानियत होती है, जो सिविल अहदाफ होते हैं, उन समेत जो है वो बहुत सारी जगहों को उन्होंने खंडर कर दिया, मगर जो है वो अंसारुल्लाह को घुटने टेकने पर वो मजबूर नहीं कर पाए और अब अमेरिका से ये जंग को रोकने की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अगर ये जंग रुक जाती है, तो यमन कितना ताकतवर होकर सामने आएगा, मक़ावमती मुहाज़ जो है, जो कि ईरान, शाम, लबनान और इन इलाकों के अंदर जो है वो सरगर्म अमल था। अब वो यमन के अंदर किस तौर से जो वो सामने आएगा, इसका खौफ सऊदी अरब को एक डरावना ख्वाब बन के सताया जा रहा है, मगर आने वाले दिनों में जो हक़ाइक़ हैं, वो किसी से मख़फ़ी नहीं रहेंगे। मोहम्मद बिन सलमान को बिला ताख़ीर सज़ा दी जाए, मक़तूल सहाफ़ी की मंगेतर का जो है वो मुतालबा सामने आया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें सऊदी वली अहद से ताल्लुक़ रखने वाली एक टीम ने तुर्की के शहर इस्तांबुल में कायम सऊदी सफारत खाने में कत्ल करके लाश के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे। इस हवाले से जुमे के रोज़ एक अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि सऊदी शहज़ादे ने जमाल खाशोगी के कत्ल की मंजूरी दी और वाशिंगटन ने इसमें मुलव्विस कुछ अफराद पर पाबंदी भी आयद कर दी है, ताहम इसमें सऊदी वली अहद जो है वो शामिल नहीं थे। मगर अब जो है वो अमेरिका से इसके ऊपर पुरज़ोर जो है वो मुतालबात भी किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसके ऊपर सख्त आईनी हाथों से इसको निपटा जाए, जो कि सऊदी वली अहद अपने को एक कायम मुकाम पूरे एक बादशाह की हैसियत समझते हैं और तमाम चीज़ों को रूल करते हैं, मगर अमेरिका की तरफ से उनको कॉल ना करना और उनसे कोई राब्ता न करना, उनको अमेरिका आने के ऊपर पाबंदी लगाना जैसे बहुत सारे मामला थे, जिसके ऊपर वर्किंग हो रही है। कहा जा रहा है कि उन पर अमेरिका आने पर पाबंदी लगाई जाएगी और अमेरिका जो भी बात करेगा, वो शाह सलमान से करेगा, वली अहद से नहीं, क्योंकि उनको मुजरिम ठहराया है और जो है वो उनसे उसी तरह से बर्ताव किया जाएगा। ये उनकी एक सियासी साख को एक शदीद तरीन सऊदीया के अंदर धचका पहुंचा है, जो कि उन्होंने और बहुत सारे काम करके यूथ को हाथ में लेने की कोशिश की थी, जिसमें इस्लामी जो शार हैं उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया था। वहां पर जो है वो कैसीनो से लेकर तमाम जो है वो जुआ खाने, कुब्बा खाने सब कुछ खुलवाए थे और बहुत सारी जो है वो एक इस्लाहात भी उन्होंने बज़ाहिर की थी कि यूथ को हाथ में लिया जाए, मगर इस वाक़े से उनकी साख सऊदी अरब में बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। सऊदी वली अहद के खात खून से रंगीन है, अमरीकी नुमाइंदगान का ये कहना है और इसके अंदर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की इंटेलिजेंस एजेंसी कमेटी के सरबराह एडम शेफ का कहना है कि सऊदी वली अहद के हाथ खून से रंगीन है और इन्हें जमाल खाशोगी को गिरफ्तार करने या कत्ल करने का बराए रास्त इन्होंने जो है वो हुक्म दिया था। अमेरिका ये समझता है और उन्होंने कहा कि तना सऊदी वली अहद ही को नहीं सजा मिलनी चाहिए, बल्कि जमाल खाशोगी के कत्ल में और इनकी लाश को टुकड़े टुकड़े करने वाले एक एक शख्स को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। तो मामला जो है वो हर दिन के गुजरने के साथ संगीन होता चला जा रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कोई डील होती है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे कि सऊदी अरब को कि वो एक दूध देने वाली गाय है, तो आया गाय अभी मजीद दूध देने के काबिल है, उससे दूध दोया जा सकता है या अब उसका जो है वो आखिरी वक्त हुआ चाहता है। अगर मोहम्मद बिन सलमान को हटाया जाता है, तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो उसमें एक बहुत बड़ी टीम के साथ रुखसत किए जाएंगे और सऊदी अरब में किसी को हटाया जाना किस तरह का होता है, क्या उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी का अय्याम गुज़ार पाएँगे या ये कि उनके साथ कुछ और मामला किया जाता है, ये आने वाला वक़्त बताएगा भी अमेरिकी इंतज़ामिया उनकी पॉलिसी क्या है और वो किस सतूर के ऊपर काम कर रहे हैं। इराक के अंदर हशद शाबी ने अमेरिका को सख्त जो है वो इत्तबा किया है और इसके अंदर जो खबर आ रही है, हशद शाबी ने किस्म के हमलों के नचायत के ऊपर सख्त खबरदार किया है। दूसरी जानिब इराक की इस्तिकामती मुहस अल नजबा का कहना है कि इराक में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाना वो कहते हैं कि उनका हक है और इराक में इस्तिकामती मुहस नजबा के तर्जुमान नसर अल शमरी ने अल मयादीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान और इराक की सरहद पर इस्तिकामती मुहस के ठिकानों पर अमरीका के हमले की जानिब इशारा करते हुए वो कहते हैं कि इराक की हुकूमत के साथ अमरीकी अहदाफ पर हमला न करने वाले इस्तकामती मुहाज के तमाम मुआहदे खत्म हो गए हैं और इसके बाद से इस्तकामती मुहाज अपना फैसला खुद करने का हक महफूज रखता है। और इसके बाद एक आखिरी जो खबर हमने आपकी खिदमत में पेश की थी कि तुर्की, ईरान और पाकिस्तान मालबरदार ट्रेन 9 साल के वक्फे के बाद दोबारा शुरू कर दी गई है। इस्तांबुल से बरास्ता ईरान और इस्लामाबाद जाने वाली आईसीओ की मालबरदार ट्रेन की बहाली को हतमी शक्ल दे दी गई है और हुकूमत पाकिस्तान इसकी मेजबानी के लिए
तैयार है। तो ये थी बहुत खास इंटरनेशनल कैनवस के ऊपर जो कि मुस्लिम उम्मा के साथ जुड़ी हुई खबरें थी जो कि आपके सामने पेश की गई। आने वाले अयाम में जो भी इसके अंदर तब्दीलियां और तेजी देखी जाएगी इंशाल्लाह आपको इस प्लेटफॉर्म से आगाह किया जाएगा। जी फारूक साहब। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मौसवी भाई। और जैसे आपने वो जमाल खशोगी के जो कत्ल के हवाले से उनकी मंगेतर का जो मुतालबा सामने आया है, जी उसी पर जैसे आपने वो बड़ी अच्छी मिसाल दी कि एक दूध देने वाली गाय, या एक बल्कि उसको पेट्रोल पंप्स करार दिया गया था कि जो भी ये खलीजी रियासतें हैं वो अमेरिका के पेट्रोल पंप्स हैं। और जो एक मुतालबा है और अमेरिकी रिपोर्ट आई है जी वो उस कत्ल में मुलव्वस हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि ये कि जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ये छोटी इस्टेब्लिशमेंट है ना, एक कभी कभार नैब के कोई आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाते हैं या कोई केसेस आ जाते हैं, कोई ना कोई आपको प्रेशर जो है ऊपर रखा जाता है ताकि आप कहीं दाएं बाएं ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये शहजादा सलमान के लिए वो इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो बड़ी ताकत है, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई तलवार लटकती रहे ताकि वो दाएं बाएं ना हो, और जो भी उनको कहा जाए उसकी उसी तरह से तामील करें, जैसे कोई बोतल का जिन जो है किसी भी हुक्म की तामील करता था। तो शायद मुझे तो यही लगेगा वो नए अंदाज में जो बाइडेन हुकूमत जो है उस पर प्रेशर डालेगी, और वो शुक्र करेंगे जो प्रिंस सलमान है वो भी, कि चले किसी न किसी अंदाज से वो अपना हुकूमत जो है उस वहां की वो चलाते रहें। तो इन माय ओपिनियन मुझे तो ये लग रहा है, अब आगे देखें कि अगर ये नाराजगियां बढ़ जाती हैं तो वो सद्दाम की तरह अंजाम जो है, जैसे आप बता रहे थे कि अंजाम क्या हो सकता है, तो सद्दाम हुसैन का अंजाम हमने देखा कि वो अ, कितने लाडले थे, कितने प्यारे थे, और उनका अंजाम फिर कैसा हुआ। जाम तो क्या ये हुआ। कुछ भी हो सकता है। तो एक और इंटरनेशनल जो साबिक सदर थे फ्रांस के, निकोलस सरकोजी, उनको करप्शन केस में 2 साथियों समेत 3 साल की सजा सुना दी गई है। और फ्रांस जैसे मुल्क में ना कोई वहां पर कोई शोर उठा है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, कितने जजों ने निकाला है, ना वहां पर मुझे कोई क्यों वोट निकाला। की बेहुरमती हुई है, वो साबका सदर थे सरकोजी। ना ही कोई भी ऐसा जो हमारे यहाँ रोला मचता है कि ये हो गया, ज्यादती हो गई, और हमारे साथ जो है वो कई दहाइयों से ज्यादतियां हुई होती आ रही हैं। तो काश हमारे यहाँ भी एहतसाब का इंतजाम ऐसा हो, निजाम ऐसा हो कि वो फ्रांस के साबिका सदर सरकोजी की तरह हमारी भी किसी की सरकूबी हो सके, कि जो सदियों से, बल्कि सदियां बहुत ज्यादा हैं, दहाइयों से वो खाया है, लेकिन इतना शायद लोगों ने सदियों में नहीं खाया होगा जो हमारे चोरों ने दहाइयों में खा लिया है। और अगली अगली उनकी जनरेशनें जो हैं वो माशाल्लाह वो भी तैयार अब है। वो भी तैयार हैं, वो वो अब भी रेडी। खाली पेट हैं, वो कह रहे हैं कि अब उनको भी वो भी काम बताओ, वो किसको खाएं। तो वो भी खाने रेडी। को तैयार हैं, नए बच्चे हैं, नए उनके माशाल्लाह पोते और नवासे नवासियां, बेटे बेटियां, वो इसमें अब आगे आगे हैं। और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो इदारे हैं, वो अब आपने देखा होगा पिछले ही दिनों हमजा शहबाज शरीफ जो है वो तकरीबन 18 महीने की कैद के बाद वो जेल से बाहर आए हैं, और माशाल्लाह क्या उनका खूबसूरत इस्तकबाल हुआ है कि कैसे वो एक अवामी लीडर हैं, कितने वो पाकबाज हैं, कितने वो ईमानतदार हैं, कि अवाम ने उनका बहुत ही अच्छे अंदाज में इस्तकबाल किया है। पहले तो हमें ये समझ नहीं आई कि उनको पकड़ा क्यों गया था, और अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग में शरीक थे, और अगर उनके इवन दीगर जो भाई हैं, सलमान शहबाज हैं, उनके और एहलियाने शरीफ जो हैं वो सब मफरूर हैं। तो अगर तो वो केस इतना मजबूत था तो फिर ये 2 ढाई साल तक लटकता क्यों रहा, और अगर लटका है तो फिर ये जमानत कैसे हो गई। तो ये खुल्लम खुल्ला एक तमाचा है हमारे पूरे सियासी निजाम पे, बल्कि पूरे पाकिस्तान की एक फ्यूचर है उसके ऊपर एक तमाचा है, कि जब हम ऐसे लोगों की या जमानतें देखते हैं, या वो अंगूठा दिखा के बाहर निकल आते हैं, कभी वो कैद हो जाते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब भी कब बाहर आए, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, साथ साथ आपकी कॉल्स भी लेते हैं क्योंकि आगे अजान की ब्रेक भी है, और फिर कुछ इश्यूज और भी हैं, साथ साथ चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मुमताज चांडियो बोल रहा हूँ लाड़काना से। जी चांडियो साहब, मुमताज चांडियो, आप दोबारा आए हैं, जुमे को भी कॉल की थी आपने। वालेकुम सलाम सर।
जी चांडियो साहब, आप खैरियत से हैं अभी? दुआ जी, ये आपकी मदद क्या है सर? मौला अली मदद, क्या कहना चाहेंगे भाई? बस कहना ये कि जो हुक्मरान है सबका, जी जो बस अल्लाह की मेहरबानी बनता के सामने। जी जी, टीवी से ना सुने, टीवी से ना सुने। हाँ सर, जी प्लीज बात करें मुमताज साहब। सर ये है कि ये जो सबका हुक्मरान है, इन सभी ये सेनेट के इलेक्शन में इन्होंने मंडी लगा दी, सेनेट के इलेक्शन में इन्होंने मंडी लगा दी। जी हाँ। और जी अभी आज की खबर है कि वो पीटीआई के भी 3 अरकान वो अगवा हुए। जी हाँ, लेकिन वो उनकी वीडियो भी आ गई कि हम अगवा नहीं हुए, हम नाराज हैं। उनकी हाँ सर, 2 की वीडियोस आ गई। जी जी मुमताज साहब, बोलते जाइए। और क्या हाल है सर? ठीक है, मेरे लिए दुआ करो, किसी मोमिनों को जी बोलना कि किसी मोमिन पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मेरे लिए बहुत दुआ करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको मेहरबानी। जज़ाकल्लाह रिहाई मिले। मुसी भाई, ये लाड़का ना जेल से कॉल कर रहे थे, इसलिए इनसे जुमे को भी बात हुई, जरा इनके बारे में मुझे थोड़ी मालूमात थी, और ये जेल में हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और इन पे कोई सियासी मुकदमा मुखालफिन ने किया हुआ है, और इन्होंने जुमे को तफसील से बताई थी बात। तो ये मुमताज चांडियो साहब की रिहाई के लिए, और वो कैसे इस काबिल हुए, या यकीनन हमारे यहाँ हम निज़ाम की बात कर रहे थे, तो जेल में इस किस्म की सहूलियात कैसे हासिल की जाती हैं, कैसे पहुंचाई जाती हैं, ये हम सब जानते हैं। तो ये था हमारा एक जीती जागती एक जो रियलिटी है, और वो हम और आपने सबने महसूस की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई। जी मोहतरम नकवी साहब, खुश आमदेद सर। मुझे भाई आपको भी सलाम हो। तो भाई आज मौला अली मदद। फरूक भाई, आपकी बातें भी सुनते रहते हैं। जी सर। मुसी भाई भी बड़े, वो भी आपको उनकी बातें भी सुनेंगे जी। लेकिन चीज जो हमें नजर नहीं, एक चीज पे हमें हमेशा से ही गिला रहा है जी। वो ये है कि हमेशा जो भी आता है, बड़ा हो छोटा हो, अब सियासतदान हो, प्रोफेसर हो, एंकर हो, जी। वो आके सिर्फ सियासतदानों को कोना मशक बनाता है। बाकी महकमे जो है, जो कर रहे हैं या करते आए हैं, ये जो हो रहा है, सही। उनका नाम लेना भी आगे काम की है। इसकी क्या वजह? नहीं, हमारी नहीं काम की। पूरा पूरा हाथ सारे महकमों का इसमें है, सब इस गंगा में सारे हाथ धो रहे होते हैं। सही है। जिसको देखो वो ही हाथ धो रहा है। अब छोटी सी बात है, ये जो अब पीछे जो केस का फैसला हुआ है कल जी अदालत से, सेनेट का, जी जी, अगर ये 2 लफ्ज ही कहने थे, और ये 2 लफ्ज तो आइन में बता रहा था, जी और 226 दफा की सब तशरीह भी हुआ थी आइन में, जी। ये 2 महीने कौम का वक्त जाया किया, सही। 2 महीने कौम का पैसा जाया किया, जी। और बात फिर वही की जो पहले थी, वही बात अब कर दी। तो जब इस किस्म की बातें अगर अदारों में चले और वक्त जाया करते रहें, और सिर्फ तो वक्त की कदर ही ना की जाए, पैसे की कदर ही ना की जाए, तो है कोई किसी की जरूरत कोई उठ के इस पे कोई तनकीद करे? हालांकि फैसला आ चुका है, फैसले के बाद आप तनकीद कर सकते। सही। को करेगा? सही नहीं करेगा। इसलिए तो जो रेफरेंस सदर का था वो तो उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया। अच्छा नकी साहब, एक अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो। जी मैं समझ। सर सवाल ये है कि हम तो यकीनन खैर अभी वो एहसानुल एहसान पे हम बात करते रहते हैं, हमारी खैर टांगे नहीं कांपती, हम तो हर इशू पे बात करते हैं खुल के, जो भी इस पे बात होती है। जी हाँ जी हाँ, लेकिन सवाल नकवी साहब सवाल सुन लें। जी जी, सवाल सुन लें। अभी एतजाज एहसन साहब को मैं सुन रहा था, जो आज जिस केस के ऊपर आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे वही रजा रब्बानी 2006 में वो मुसवदा बनाने वालों में शामिल थे कि जो कह रहे थे कि ओपन बैलेट पे वोट हों, लेकिन अब अगर पीपल्स पार्टी के मुफाद में नहीं है तो वो अपनी बानी या अपनी रहनुमा का जो एक मुसवदा या जिन लोगों ने बनाया था, आज उसी के मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि आज उनके मुफाद में नहीं है। तो ये देखिए फिर सियासतदान ज्यादा, हम तो सियासतदानों को कहेंगे ना सर, हमारे वो अवामी नुमाइंदे हैं, क्योंकि उसने तो हमेशा बात करनी होती है, उसके खिलाफ नॉन लीग के खिलाफ बात करनी होती है। अच्छा, वो तो आपको पसंद है। लतीफ खोसा ने भी तबसरा किया था सर। अच्छा, उसकी बात शर्जील मेमन ने भी, चले शर्जील मेमन ने,
क्या सुप्रीम कोर्ट का। नकवी साहब ये जवाब तो ना हुआ, नकवी साहब ये कोई जवाब तो नहीं। यही है ना कि इत्तेजाज का आपको पसंद आ गया। नहीं सर, पसंद ना मुझे नहीं आई इसलिए उसका जिक्र नहीं करेंगे आप लोग। ये रियलिटी आप है या नहीं है? लतीफ खोसा ने भी तो रियलिटी दी है ना। लतीफ खोसा तो अयान अली का वकील था, मैं उसकी बात पे यकीन ही नहीं करता। लतीफ खोसा की क्या बात करे सर? इत्तेजाज हासन चूंकि इत्तेजाज हासन मुखालफत में बयान दे रहा है, उसकी बात आपके ज़हन में आ गई। आप नकवी साहब देखिए, आप समझना नहीं चाह रहे ना, आप उधर जा ही नहीं रहे जहाँ पर बेनजीर हैं, जहाँ पर बेनजीर के सायने, आप उधर ही नहीं जा रहे। जियाले कैसे जियाले आप? देखे ना, उधर भी देखे ना। क्या देखे? सर मैं बेनजीर की तरफ जा रहा हूँ वोट लेना, आप उनके मजार पे चले जाते हैं, जहाँ उनके सायन है उधर जा ही नहीं रहे। इस कानून पे उस पे तो बात करते नहीं आप। चले आप बेनजीर पे क्यों नहीं बात करते? हम तो चले, हम तो गैर हुए सर, हम तो गैर है, हम दुश्मन है आपके। जी अरे बात ना इत्तेजाज की है जी, चीफ खोसा का मुझे बताना पड़ा मजबूरन। जी जी, मैं पूछता हूँ आपसे कि सियासतदान को तो आप पकड़ के बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, ये रवायती बातें नकवी साहब, टू दी पॉइंट, फिक्स बात करें उनके क्या कार्य सर। जहाँ पर नहीं, जहाँ नुक्स है उधर हथौड़ी चाहिए सर। इधर अब सारी गड्डी ना खोलो सर, सारी गड्डी ना खोलो। और सर जिथे कचरा हो शायद वो चीज चेक करो सर, तुसी सारा प्लग पाने खोल दिंदे हो। नकवी साहब जिथे मसला वो चेक करो सर, जिथे प्लग दा नुकसान। तुसी सारी गड्डी को तुसी अदालत ने ਜਿਹੜਾ फैसला दिता है ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ है। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ है कि मैं ਜਿਹੜਾ फैसला अदालत ने दिता 2 ਮਹੀਨੇ वक्त ਜ਼ਾਇਆ अदालत ने कीते ने ते काहदे ते कीते ने सर ਮੈਨੂੰ ਤੇ जी कह सकते सर 14 दिन अगर हुकूमत के बंदे चूंकि उन्होंने अपने बंदे हुकूमत है 14 दिन अटारनी जनरल को दे के सही है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नकवी साहब नहीं आया। फिर ये नाज़रीन सुन रहे हैं, फिर वही जवाब देंगे कि ये नकवी साहब गोल कर देते हैं मामला। चलो बिल्कुल सही, बिल्कुल सर, जिंदाबाद। कोई गल नहीं करता रजा रबानी की गल तो याद है 14 दिन ਉਹਨੇ जो कुछ किया ਵਿਗਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾ ਸਾਲ ਖਾ ਗਏ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਤੇ ਚੋਰਾ ਖਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਹੁਣ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ 2-2 ਹੱਥੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਯਾਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮੁਲਕ ਜੀ। 110 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ। ਚੀਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਆਟੇ ਦਾ 25 ਅਰਬ ਖਾ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਨਕवी ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਨਕवी ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। चलो ठीक है नबी साहब, जिंदाबाद। बड़ी मेहरबानी। नहीं नहीं नहीं, आपसे तक नहीं आते जी। मुझसे वही पहले आप ही बताएं यार कि अच्छा इन्होंने जो बात की, हाँ नकवी साहब ने जो बात की ना कि सियासतदानों की ही टांग क्यों पकड़ी जाती है, तो इसका सीधा सीधा सा जवाब एक लाइन के अंदर, मुख्तसर, ज्यादा बात ही नहीं। उनका डोमेन है, जिसका डोमेन होता है उससे पूछा जाता है। वो ठीक है, उनको एस्टेब्लिशमेंट लाती है, उनके पीछे लोग होते हैं, वो पाकिस्तान में भले रबर स्टैंप हो कुछ भी हो, उनको रबर स्टैंप बंदा मंजूर क्यों होता है? पहली बात तो ये, अगर उनको इख्तियारात नहीं दिए जाते तो वो शेरवानी क्यों पहनते हैं? जब वो शेरवानी पहनते हैं तो उनका डोमेन है, उनसे सवाल उन्हीं से किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि आपको जो लाया वो इसका जवाब दे। भाई फेस पे, पिक्चर पे तो आप हैं, जो पिक्चर पे हैं, जिसने अपने नाम के साथ वजीर आजम, वजीर आला, गवर्नर, सदर, ये सारे ओहदे लगाए हुए हैं, उसका डोमेन बनता है कि भाई महंगाई क्यों बढ़ रही है, कत्ल गारत गरी क्यों हो रही है, चोरी डकैती क्यों हो रही है, फॉरेन पॉलिसी फेल क्यों हो रही है, कश्मीर के मामले में उलझाव क्यों आ रहा है, हमारी सारे मामला जो है जिसका डोमेन है उससे पूछा जाएगा। वो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि आपको कौन लाया है और कौन लेकर आता है, कौन रुखसत करता है, कौन, वो सब जानते हैं, मगर उसूलन ऑफिशियली पूछा उससे जाता है जिसका डोमेन हो। सीधा सीधा इसका ये जवाब है। बिल्कुल सही। और असल में ये ना मूसी भाई के जो एक जिसे कहता है ना कि एक जो नजरिया या सोच या जहां पर एक स्टैंड लिया गया है किसी पहले मकाम पे, 5 साल पहले, 10 साल पहले एक बात सोची गई और उस पर बहुत एक मुआहदा किया गया, साइन किए गए एक आला क़यादत की तरफ से, लेकिन आज अगर वो चीज मेरे फायदे में नहीं है तो उसको नजरअंदाज की जा रही है। यही हाल हुकूमत की तरफ से, इमरान खान आज उनके
वजीर इत्तलात कह रहे थे जी 22 साल जिद्दोजहद उनकी यही थी कि वो तो शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट पे चाह रहे थे। तो इमरान खान साहब का आज क्योंकि वो 3 एमपी कोई कहां गुम है, कोई कहां गुम है, कोई इधर है, कोई उधर है, तो सही टिकटें तो उन्होंने खुद नहीं दी। इमरान खान साहब अब 2 दिन अब वो बैठेंगे पार्लियामेंट में कि आओ एमएनएज मुझे मिलो। इमरान खान साहब ने 2 साल सवाए जुल्फी बुखारी ये 4-5 लोगों के अलावा किसी से मुलाकात नहीं की। अपने टाइगर या शेरू, उधर अपनी जो है बेगम साहिबा और ये 4-5 वजीर जो हैं जो किचन कैबिनेट है, इसके अलावा खान साहब ने कोई बात या मुलाकात की ही नहीं। और कैसे वो मिलते हैं, वो किसी भी उनके आज के नहीं क्रिकेट के दौर के किसी बंदे से पूछ ले, उनका माशाल्लाह अखलाक कैसा है, वो कैसे मुखातिब होते हैं। अब उन्होंने दरवाजे खोल दिए, आज 2 दिन हुए हैं, वो सारे एमएनए से मिल रहे हैं, दाएं बाएं भाग रहे हैं। तो खान साहब ने इसलिए आज उनके मुफाद में है कि भाई ये ओपन बैलेट में हो, तो इसलिए आज सारे वजीर, अभी सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये फैसला दिया, राय दी, वो पूरा झुंड का झुंड जो है, शफकत महमूद क्या, फवाद चौधरी क्या, बाबर अवान क्या, वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गया, उधर उनका इजलास हो रहा है। उन्होंने कहा चलो वजीर और ज़ाहिर है वो बैठाया उन्होंने, लेकिन वो झुंड का झुंड उड़ के जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गया, क्योंकि आज इनके मुफाद में है। वरना इमरान खान ने तो 22 साल से और भी कई वादे किए हैं भाई। इन 2.5 सालों में, उन 22 सालों के एक वादा, हाँ, जो अवाम के मुफाद में कोई एक काम या कोई एक वादा उन्होंने पूरा किया हो। आज वो इसलिए आज ओपन बैलेट में लगे हैं क्योंकि आज उनके मुफाद में है, और जरदारी साहब के मुफाद में नहीं है, तो वो सब कुछ भूल भाल गए। कौन बेनजीर की वसीयत काबिल कबूल है कि बिलावल को अब मैं चेयरमैन बना लूं, बेनजीर के साइन मिसाके जमहूरियत वो जाए भाड़ में, वो ये मुसीबत है। असल में देखिए मसला क्या है, यही बात हम पीपल्स पार्टी की जब करते हैं तो लोग समझते हैं शायद हम पीपल्स पार्टी की मुखालिफत कर रहे हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी की मुखालिफत नहीं कर रहे। जब हम पीपल्स पार्टी के आज जो जरदारी साहब जिस पीपल्स पार्टी को रन कर रहे हैं, जो आज जो लोग पीपल्स पार्टी को चला रहे हैं, जब हम उसके ऊपर बात करते हैं कि सूबे का क्या हाल है, विकासी आपका क्या है, तालीम का क्या है, सेहत आम्मा का क्या है, तो फौरन कहते हैं कि जी भुट्टो ने ये किया था, भुट्टो के ये कारनामे, फौरन क्रेडिट लेने के लिए उधर चले जाते हैं। भाई मैं कहता हूं कि वो उन्होंने किया था, उनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा, उनकी तो सब तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद का जो ये गैप है, उसके बाद अब आ जाए ना, अब जो ये पीपल्स पार्टी मौजूदा चला रहे हैं, यही बात सेम इमरान खान के ऊपर है कि आपकी 22 साल की जद्दोजहद वो सब खराब हो जाती है जब आप प्रैक्टिकल डिलीवर करने का वक्त आता है और आप डिलीवर ये कर रहे हैं कि लोग 2 वक्त की रोटी को मोहताज हो रहे हैं। तो ये है वो बात को ये घुमाया जाता है। जब बात इस पर आए 22 साल पहले कोई जो है वो जी और हमने नहीं, ये काम किया था। मुस्लिम भाई आम आवाम का हमारा ये काम होना चाहिए। मैं ना वजीर हूं, ना आप है, ना देखने वाले इधर किसी का गवर्नमेंट में कोई हाथ है। हमारा काम ये होना चाहिए, जो इनके आलाकार बनते हैं, जो इवन वो मुझे डस्का का वालिद याद आ गया, एक बच्चा उनका मारा गया, वो कह रहे 6 और देने को तैयार हूं। भाई इधर से उसको हसन नवाज शरीफ को बुलवाए ना, या हुसैन नवाज शरीफ को उधर भेजो कि जिनको बेटों की जरूरत है। आप अपने बेटे इन लोगों के लिए कुर्बान कर रहे हैं। तो हमें और आपको ये चाहिए कि इनको इनका झूठ, इनके जो पहले की बातें, इनके मुआहदे, इनको याद दिलाया जाए, इनको शर्म दिलाई जाए। आएगी तो नहीं, लेकिन शर्म दिलाते रहना चाहिए, ये हमारा काम होना चाहिए। एक कॉल और लेते हैं और फिर बातचीत जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फारूक नगर साहब, नजम गिलानी बात कर। जी नजम गिलानी साहब, जी बिस्मिल्लाह। अली मुफ्ती साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। जी थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बड़ी अच्छी बातचीत आपकी कर रही है। मैं सिलसिले में ये कहना चाहूंगा, ये दोनों सियासी जमातें जो है ना, जी दोनों सियासी जमातें, कौन सी दोनों? नून लीग और पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी, ठीक है। इनको जमहूरियत वहां पे नजर आती है जहां पर इनका अपना मफाद हो। सही। जहां पे इनका मसला ना हो वहां पे इनको जमहूरियत नजर नहीं आती। बिल्कुल सही। इन दोनों जमातों के कायदीन में आप माजी में देख लें, एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ नहीं खाए। ठीक है, शहबाज शरीफ के मैं इस गद्दारी के पेट फाड़ के मैं जनाब करप्शन के पैसे निकालूंगा। गिलानी साहब इसमें तो सारी जमातें आ जाती हैं, इसमें तो खान साहब भी किसी से पीछे नहीं थे जो आज उनके साथ है। सर थोड़ा इंसाफ हम भी करें ना।
خان صاحب کی ابھی ابھی اتنی وہ پوزیشن نہیں ہے. خان صاحب اس حد تک نہیں گیا, کیونکہ ابھی وہ بھی اگر کسی کو چور ڈاکو سب سے بڑا ڈاکو قرار دے دے اور ایم کے ایم کو وہ قاتل قرار دے دے, تو اس سے بڑا پھر کون سی دفعہ ہے؟ قتل میں تو 302 دفعہ ہے. ڈاکو سب سے بڑے ڈاکو ہی ہمارے پاکستان کے بیڑا غرق کرنے والے. تو عمران خان صاحب نے اگر آپ کی ٹھیک ہے, یہ الفاظ بہت برے ہیں, نہیں کہنے چاہیے, بہت برے نہیں کہنے چاہیے, لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ایک دوسرے کے بارے میں ان کے مقابلے میں ذرا سافٹ ہے. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, بالکل صحیح. باقی یہ نون کا چیز, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. اگر ووٹ ان کو پڑے تو پھر ووٹ کو عزت ہے, اگر ان کو ووٹ نہ پڑے تو پھر ووٹ کو عزت نہیں ہے. بالکل اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی جو آج کل مفاہمت. اچھا گیلانی صاحب دیکھیں گیلانی صاحب ساتھ ساتھ ڈیبیٹ رکھیں نا, بات چیت رکھیں. ایک جیسے دیکھیں چلے ان کا جو دور گزر گیا, ابھی ڈسکا الیکشن آپ نے دیکھا, وہ وزیر اعلیٰ یہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر یہ سارے جاتے تھے ریٹرننگ آفیسر جو ہیں یا جو بھی عملہ تھا, 20 لوگ ہی اغوا ہو گئے بھائی, کہ دھند تھی, ان کے فون بند کر لیے گئے. ایک حلقے کے الیکشن آپ کو ہارنے کے لیے جی 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 جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہوتا ہے وہ پنجاب حکومت کے ماتحت نہیں ہوتا, وہ وفاقی حکومت کے ماتحت نہیں ہوتا. تو وہ وفاق والی تو ڈھونڈ رہے تھے بھائی, وہ کہہ رہے ہیں ہم فون کر کے تھک گئے ہیں. انتظامیہ مہیا کرتی ہے, انتظامیہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے ماتحت ہوتی ہے, لیکن انتظامیہ نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا ابھی تک. جتنے نئے رپورٹ پڑھی ہیں, جتنا میں نے اخبارات میں پڑھا ہے, کوئی یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ان کو کسی نے اغوا کیا تھا. سر ثابت تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا, ثابت تو سائیوال کے قتل ثابت نہیں ہو سکے, اور آپ کو بھی ثابت نہیں ہو سکتا. جو ہے وہ الیکشن آپ نے مجھ سے بات کی, یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا. آپ مجھ سے اس وقت بات کر رہے ہیں, ہم نہیں ثابت کر سکتے. ڈیلیٹ کر دیں گے ہر چیز. ابھی ہمارے پروڈیوسر چاہے اڑا کے رکھ دے ہر چیز آپ کی, وہ کہیں نہیں گیلانی صاحب تو ادھر پیدا ہی نہیں ہوئے, گیلانی صاحب نے بات ہی نہیں کی. اللہ خیر صلی اللہ, ثابت کی بات نہ کریں. اگر ہم کچھ نہ کرنا چاہے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکتا, اور ثابت کرنا چاہیں تو ہم کہیں کہ چاند پہ سب سے پہلے ہم گئے تھے. تصویریں بھی آ جائیں گی رات تک. فواد چودھری صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ابھی معروضی حالات کو آپ کو کہنا جی وہاں پہ صرف 20 سے لے کے 22 جو ہے وہ الیکشن ان کے کیا پولنگ اسٹیشن ہیں, ان کا فرق تھا. صحیح ہے. اور پہلے یہ کہتے رہے کہ 22 الیکشن سے, پھر انہوں نے کہا جناب نہیں ہمیں پورے کا پورا الیکشن چاہیے. ٹھیک ہے. بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ خود بڑی کرپٹ یعنی بالکل صحیح سر, پوائنٹ آپ کا آ گیا گیلانی صاحب کے, وہ ذرا زیادہ کرپٹ ہیں, یہ ان کے ذرا کم ہے. تاریخ ہے, ٹھیک ہے, کم میں رکھنا چاہیے. باقی یہ مفاہمت ان کی مفادات کی مفاہمت ہے, اور کچھ نہیں ہے. صحیح ہے, ڈن ہو گیا, بہت شکریہ. جی موسی بھائی, ہمارے دونوں کی بات چیت کا آپ ہی نتیجہ نکالیں, کیا نکالتے ہیں؟ نہیں نتیجہ دیکھیں سیدھا ہے, بالکل صاف ہے کہ عوام کو کیا ڈیلیور کر پائے ہیں ابھی تک. پچھلی 2 پارٹیوں کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ان کا تو سب کے سامنے ہو, تو بار بار حکومت میں آئے. یہ بہت بڑے بلند و بالا دعوے کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ایک یوتھ کو آگے لے کر آئیں گے, ہم کرپشن کو ختم کر دیں گے, NRO کسی کو نہیں دیں گے, کوئی باہر نہیں جائے گا, باہر پڑی ہوئی دولت واپس آ جائے گی. اس میں سے کوئی ایک چیز ڈیلیور کر پائے؟ اس میں سے کوئی بھی ایک چیز بھی ڈیلیور نہیں ہوئی ہے. نہ کسی کو پکڑ پائے ہیں, نہ قرار واقعی سزا ہوئی ہے. نمائشی جیلیں, جس طرح آپ نے کہا نا, یہ اپنا شہباز کو اگر اتنا سنگین جرم تھا تو چھوڑا کیوں, اور اگر سنگین جرم نہیں تھا تو پھر پکڑا کیوں تھا؟ تو یہ نمائشی ہے, یہ سارا کام نمائشی ہے کہ جی پکڑ کے کچھ لوگوں کو بند کیا اور اس کے بعد معاملہ کول ڈاؤن کر کے ٹھنڈا کر کے چھوڑ دیا, اور جو مین مرکزی کردار تھے وہ سب باہر ہیں. تو یہ ڈیلیور لوگوں کو کچھ نہیں ہوا. لوگوں کو سوچنا چاہیے. عموماً جو لوگ ابھی بھی جا کر اپنی جانیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 6 بیٹے ہیں, میں 6 کے 6 دے دوں گا, ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں اور پبلکلی لوگوں کو میسج کیا دے رہے ہیں. میرے بھائی, میسج, آپ کا میسج کیا جا رہا ہے کہ آپ جو اپنے بچے لا کے جمہوریت کے لیے, پاکستان کے لیے قربان نہیں کر سکتا, آپ محنت کش ہو کر اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے لیے جو آپ کو پہچانیں گے نہیں, آپ کی بات کبھی نہیں کریں گے, آپ مطلب لا تعلق ہو جائیں گے, آپ اپنی اولاد ان کے لیے جو ہے قربان کرے ڈال رہے ہیں. یہ لوگوں کو شعور آنا چاہیے, اور شعور نہیں آئے گا تو یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا جیسے پاکستان چل رہا ہے. اس میں کوئی آپ تبدیلی رونما ہوتی ہوئی نہیں دیکھیں گے.
19-20 رہے گا، نئے نعرے نئے سلوگنز کے ساتھ لوگ آتے رہیں گے. اب جیسے آپ نے کہا نا کہ نئی جنریشن کھڑی ہوئی ہے، اب وہ آ جائیں گے 4-5 سال، وہ آگے کھینچیں گے، اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا. اصل تبدیلی جب رونما ہوگی جب ایک عام آدمی کے حالات تبدیل ہوں گے، جب ایک عام آدمی، ابھی پاکستان کے اندر جو مڈل کلاس ہے وہ ختم ہو رہی ہے. ہمارے اور بیٹے تیار ہیں. عام آدمی کی تو آپ نے بات کی نا سر، ہم تو مڈل اور کلاس جانے ختم ہو رہی ہے، تیار ہیں ان کے لیے لکھانے کو. جی ہاں، مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے، یا وہ 2 وقت کی روٹی کو محتاج ہو رہے ہیں، یا وہ کرپشن کر کے اوپر جا رہے ہیں. جب جس معاشرے سے مڈل کلاس ختم ہو جاتی ہے وہاں پر جو ہے وہ بہت ہی سنگین صورتحال ہو جاتی ہے. لے لے کال لے لے. جی سر، آپ شامل ہیں ہمارے ساتھ. کون، کہاں سے؟ جی میرا نام اشتیاق خان ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں. جی اشتیاق خان صاحب، مہربانی. جی آپ کا ماشاءاللہ ٹاپک بہت اچھا ہے. جی تو دیکھیے یہ رویے کسی بھی قوم کے اتنی جلدی نہیں بدلتے. صحیح. ہم لوگ یہاں پہ یو کے میں آئے ہوئے ہماری 4تھی جنریشن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی ہمارے رویے دیکھ لیں اداروں میں کتنا ہم نے ڈیموکریسی کا اپنی قوم میں یا کمیونٹی میں استعمال کیا. صحیح. ٹھیک ہے، اس قوم کو جہاں آپ ابھی بات کر رہے تھے وہ کہہ رہا ہے میرے بیٹے میں 6 کو قربان کر دوں. بالکل. اس طرح کی قوم کے ساتھ واسطہ پڑا ہے، اور اس قوم کو آپ کہیں کہ یہ راتوں رات ٹھیک ہو جائے تو اتنا آسان نہیں ہے. یہ وہی قوم ہے کہ جہاں پہ 1500 ووٹ ہوتے تھے تو وہاں 7500 ووٹ نکلتے ہیں. صحیح. وہ بھی تو الیکشن آپ نے دیکھے ہیں نا. ٹھیک. تو یہ وہی ابھی یہ سسٹم ہے. تو تھوڑا کسی بھی چیز کو تعمیر کرنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ اگر آپ کہیں کہ اوور نائٹ، ظاہر دعوے کیے ہیں، بالکل مانتے ہیں کہ، لیکن ایک بندہ کوشش کر رہا ہے اچھا کرنے کی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو ہمت دے. نہیں سر، اگر اشتیاق صاحب اگر کوشش نظر آ رہی ہو نا تو آپ کو فیاض چوہان، شبلی فراز، فردوس عاشق، شہباز گل اس قسم کے اسپوکس مین نہیں چاہیے. اگر آپ کو کوشش بھی کوئی کر رہا ہو، پھر آپ کو افضل چند جو ہے، ندیم افضل چند، جو کچھ سلجھے ہوئے، شفقت محمود کہہ لیں، ایون چلے اسد عمر کہہ لیں، بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں ہوں گے جو آپ کی پرفارمنس آپ عوام تک پہنچا سکتے ہیں. یہاں پر ہے کہ وہ پہلے جو حماموں میں لڑائی ہوتی تھی اب ٹی وی پہ لڑائی ہوتی ہے. اس لیے فردوس عاشق عوام سب سے عمران خان کے لیے فیورٹ ہیں. شہباز گل، اب دیکھیں عمران خان 22 سال جدوجہد، نمائندگی کون کر رہا ہے، اسپوکس مین کون ہے ان کا، شہباز گل. اور عثمان بزدار جو 6 مہینے پہلے آپ کا پی ٹی آئی میں شامل ہو، وہ 62% آبادی پہ وہ آپ کا وزیر اعلیٰ ہے سر. تو ہم کس طرح پر امید ہو جائیں؟ ویسے وہی بات کی کچھ پلا دے ستو، کوئی افیم، کوئی پھکی ایسی دے دیں. آپ کا خیال ہے کہ انہیں کو واپس دے دیا جائے جنہوں نے لوٹا ہے؟ نہیں سر، اس کو خیال ہے کہ خان صاحب تھوڑی آپ جو ہے وہ اس 22 سال جدوجہد کی لاج رکھ لیں. بالکل ایگری ہوں. سر دیکھیں وہیں سے جو ان کے پاس اویلیبل لاٹ ہے اسی میں سے وہ جو ہے نا ٹھیک ہے کوشش کر رہے ہیں. ارد گرد اتنا ماحول گندا ہے. دیکھیے آپ نے کہیں سر وہ صاف نہیں کرنا چاہ رہے. اب یہ بات بالکل گندا ہوگا، کرپٹ تھا ماحول، سب کچھ ہے، لیکن بزدار کو ہٹانے کے لیے کیا کون سا کوئی جو بائیڈن نے کہا ہوا کوئی پرچی لائی تھی یا ٹرمپ نے بتایا تھا؟ سر آپ جب اتحادیوں کے ساتھ ہونا ٹھیک ہے. جی لیکن کئی ایسی چیزیں میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں اتحادی ٹھیک ہے کہ یہاں پہ بھی ہماری قوم اسی لوگ کو آگے رکھتے ہیں کہ جس بیچارے کی جس طرح چاہے آپ عام ٹویسٹ کر لیں. اچھا چلیں، یہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے. یہاں پہ بھی ہمارے جگہ اداروں میں جو حالت ہے ٹھیک ہے، آپ ان کی مینجمنٹ دیکھ لیں، وہ اتنی کمزور ہوتی ہے بیچارے کو جیسے مرضی عام ٹویسٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ کس نے اداروں کو سر کس نے ٹھیک کرنا ہے سر؟ عوام تو چلے 22 کروڑ عوام ہو گئی، 22 لاکھ آفیشل، یہ 22 لاکھ بھی کم ہے، 22,000 بھی کم ہے، 2200 لوگ بھی کم ہے بھائی. 250 لوگوں کو ٹھیک کر لینا عمران خان تو شاید پاک صاحب وہ جو کہا کرتے تھے نا 200 بندے مجھے مل جائیں، تو وہ 200 بندے اب انہیں نہ ملے. ان کی چوائس دیکھیں، میں فیاض چوہان، شبلی فراز، یہ چوائس ہے ان کی. اب میں کیا کہوں سر، شہباز گل چوائس ہے ان کی، دیکھ لیں پھر. ان کے پاس آئے ہیں کہ جو کہ اس لیول کے نہیں ہے کہ جتنے انہوں نے بلند و بالا دعویٰ. صحیح ہے، یعنی بڑے مجبور ہیں، بہت لاچار ہیں، بہت. ہم دعا کریں عمران خان کے لیے، اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم دعا کریں. آپ حکم کریں. گروپ جو ہے نا کم از کم صاف کر دیں. چلیں سر، بالکل صحیح. ٹائم اذان کا ہو رہا ہے، دعا کریں جی ساری قوم ہاتھ اٹھا کے. عمران خان بہت بیچارے نادار ہیں، مجبور ہیں، مسکین ہیں،
उनको कुछ Yeah. नहीं आता, 22 साल बेचारे उन्होंने जिद्दोजहद की यानी और कर भी आज नहीं जो है सकते, वो हाँ, कर भी नहीं बोलिए सकते एक और मिनट कुर्सी है। छोड़ेंगे भी नहीं, यानी जी कर हाँ। भी नहीं सकते और कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। हम्म। अगर नहीं कर सकते तो रिजाइन कर दें, अगर कर सकते हैं तो काम करें। ये बिल्कुल तो सही। कौम का टाइम जाया करने वाली बात मोती है ना। भाई आप देखें वो जैसे आपने कहा रिजाइन करें, 2019 में वो आए हैं और अगर वो 6 महीने के बाद वो सारा जब उन्होंने असद उमर को हटाया और वो भर्ती शुरू हो गई ना उनकी, जी हाँ। तब वो कहते अवाम को एतमाद में लेते कि भाई ये मेरा मामला है, मुझे चोरों डाकू से इत्तेहाद करना पड़ रहा है, ये पड़ी असम्बलियां, ये मैं तोड़ रहा हूं, ये जो भी है दोबारा इलेक्शन कराता हूं, दोबारा मुझे ये मैंडेट दो, ताकत से आऊंगा 7 तो बज फिर मैं जाती, आपके काम आऊंगा। 7 बज जाती, आप 7 बज क्यों हाँ जाती वही ना, और पीटीआई दोबारा आपने आ क्या जाती। किया है, अब आपने 7 क्या तब हो किया गई। है, आपने एक्सटेंशन दी है बाजवा साहब को और खुद एक्सटेंशन बाजवा साहब से ले ली है। ले अल्लाह अल्लाह ली खैर सल्ला। बस। तो ये अब दो इसमें बंदों 7 का तबाह हो गई मामला ना, था। वो जो हाँ 22 साल की 7 आपकी सियासी जद्दोजहद थी वो तबाह हो गई ना। बिल्कुल सही। तो 22 नाज़रीन साल की सियासी बहुत जद्दोजहद तबाह आ हो रही है गई। लेकिन जी हाँ वो खुद किया उन्होंने। तो ब्रेक का वक्त हो रहा है नाज़रीन, अजान मगरिब लंदन में, लंदन में अजान की